नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर जो किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से यह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न रहा आपके सामने ये कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है, तो बताइए आप लोग किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आंतरिक निषेचन के द्वारा या इसका निषेचन होता है। चलिए थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि मानव में प्रजनन यौन प्रजनन द्वारा होता है, जहां पर नर और मादा दोनों युग्मक एक भ्रूण को जन्म देने के लिए निषेचित होते हैं। मानव भ्रूण का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, अतः इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, यानी कि आंतरिक निषेचन मतलब कहते हैं। और इसका जो नर और मादा दोनों युग्मक एक भ्रूण को जन्म देने के लिए निषेचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है। आप लोग जानते भी होंगे कि आम का जो वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इसका वनस्पतिक नाम है। और चीज देखते हैं इसके बारे में कि मैंगीफेरा इंडिका इसका जो वनस्पतिक नाम है। तो नारियल का भी वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। अशोक का पेड़ का जो नाम है वनस्पतिक नाम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनून लॉन्गिफेलियम। मोनून लॉन्गिफोलियम इसका अशोक का पेड़ का। केसुरीना आयरनवुड ऑस्ट्रेलियाई पाइन का वनस्पतिक नाम है। केसुरीना आयरनवुड जो है ऑस्ट्रेलियाई पाइन का वनस्पतिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज से क्लास, आज अंत तक बने रहिए बस। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व का युग्म नहीं है? बताइए, इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व का युग्म नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या होने वाला है बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और वसा जो है ना, इसका सूक्ष्म पोषक तत्व युग्म नहीं है। इसमें क्या है भाई, तब फिर नहीं है तो बृहद पोषक तत्व जो को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी है। कौन कौन सा है बृहद पोषक तत्व में, जिसको बोलते हैं क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी है। आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, तांबा, जस्ता, मेलबेडेनम कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। 6 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन सा है? 6 मतलब आवश्यक पोषक तत्व जो है, पहला हो गया विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है? 6 आवश्यक पोषक तत्व है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। मतलब विशेषकर किसमें? कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर होगा ऑक्सिन जो है वो विकास को नियंत्रित करता है, विशेषकर तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। इसका थोड़ा डिटेल्स जानते हैं कि ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। चलिए सही है कि इसमें क्या है? पादप हार्मोन को विकास को नियंत्रित करता है। चलिए ठीक है। इसमें है एथिलीन गैसीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है, मतलब एथिलीन गैस रूपीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है जो पौधों में फलों को पकने को नियंत्रित करता है। क्या करता है? फलों को पकने में नियंत्रित करता है। कौन कौन सा हार्मोन? एथिलीन गैसीय हार्मोन जो है फलों को पकने के में नियंत्रित करता है। साइटोकिनिन जो है, साइटोकिनिन पौधों की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कौन? ये साइटोकिनिन जो आप देख रहे हैं ना, वो पौधों में की जड़ों और टहनियों को कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जो जिब्रेलिन विभिन्न विकासात्मक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जो जिब्रेलिन है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिब्रेलिन जो है विकासात्मक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें
अंकुरन भाव हो गया आपका, सुप्तता, फूल, फल, विकास और पत्ती को भी जीर्णता शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना आप चीजों को अपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला है पहला 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो बताइए, आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आज जान जाइएगा। एथलीट फुट के कारण बीमारी होने वाली है तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर कवक के कारण, कवक के कारण होने वाली बीमारी है कौन? एथलीट फुट। चलिए जानते हैं थोड़ा सा। एथलीट फुट एक ही प्रकार के कवक जैसे डर्माफाइट्स बोलते हैं, डर्मेटोफाइट्स के कारण होता है। एथलीट फुट एक ही प्रकार के कवक के कारण होता है। कवक के कारण होने वाले अन्य बीमारियों में दाद, ईस्ट संक्रमण, ओनिकोमाइकोसिस और जोक खुजली। कौन कौन? ओनिकोमाइकोसिस और जोक खुजली जो है, और एस्परगिल्स संक्रमण और कोक्सीडियोडोमाइकोसिस। देखिए कितना लंबा नाम है कि कोक्सीडियोडोमाइकोसिस, स्पोरोट्रिकोसिस, वेली फीवर और हिस्टोलासोमोसिस आदि है। ये नाम जो इतना है ना कठिन कठिन, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, बस ध्यान में रखना है, उतना भी जरूरी ये चीज नहीं है। लेकिन एथलीट फुट जो है एक प्रकार के कवक के कारण होता है, बस यही याद रखिएगा आप। अगला जो सवाल है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा अंतःद्रवित जालिका, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यह जो दोनों सतह कार्य करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अंतःप्राद्रवित जालिका जो होता है, वो अंतःप्राद्रवित जालिका में कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। अंतःप्राद्रवित जालिका कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड और एस्टेरॉयड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और कैल्शियम भंडारण का एक प्रमुख स्थल कौन? ये अंतःप्राद्रवित जालिका जो है ये है। क्या क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड, एस्टेरॉयड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और कैल्शियम भंडारण का प्रमुख स्थल है। चलिए बात करते हैं 7वां नंबर आपका जो सवाल है वो क्या कहता है कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का जो है बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं भाई साहब? उन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। आइए थोड़ा जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में और उससे संदर्भित। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो छोटी रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर की थक्के बनने में मदद करती है। जो प्लेटलेट जो क्या है? रक्त की छोटी कोशिकाएं होती है जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर को थक्का बनाने में यह मदद करती है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ पूछ रहा है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? आपको हम बताएंगे गिना के किसमें कितने हड्डी होता है। तो इसमें जो है वो 27 हड्डियां होती है। कितनी? 27 हड्डियां। कैसे भाई? देखिए यहाँ पे मनुष्य में हाथ में 27 हड्डियां होती है, ठीक है। जो कार्पासल्स या कलाई में है वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेटाकार्पासल्स या हथेली पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितना? 5। जोड़िएगा 8 5 13 हो गया ना। और शेष 14 जो डिजिटल हड्डियां हैं उसको उंगलियां और अंगूठा मिलाकर यह हो जाती है आपका कुल मिलाकर 14 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना? अब 5 हो गया। 8 5 13 और इधर 14 कितना हो गया? 4 3 7 और 1 1 2 यानी 27 हो गया इसका सही आंसर। मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में कहां पाई जाती है? मोसी नहीं, मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में कहां पाई जाती है? बताइए आप लोग, थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए कि ये मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में कहां पाई जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह बीज में पाई जाती है मेसोफिल कोशिकाएं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेसोफिल कोशिकाएं पौधों की पत्तियां में पाए जाने वाले एक प्रकार के जमीनी ऊतक है, ठीक है। कहां पर पाए जाने वाले?
ये पत्तियों में पाए जाने वाले ये उत्तक है। इसका जो सही आंसर है ना, यहाँ पे आपको हम बीज बोल दिए, सॉरी इसके लिए। इसका जो सही आंसर है कहाँ पे हो जाएगा, ये बीज नहीं होगा बल्कि किस में होगा, ये पत्ती में पाया जाता है। मेसोफिल कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, तो पत्ती में पाई जाती है। बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। जो मेसोफिल कोशिकाएं पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार का जमीनी उत्तक है। क्या है, जमीनी उत्तक है। ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेसोफिल कोशिकाएं पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार की कौन से होते हैं, जमीनी उत्तक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल्दी जल्दी फ्लो में ये निकल गया था बीज। इसका जो सही आंसर है पत्ती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद और जागने को चक्र को नियंत्रित करता है, मदद करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये मेलाटोनिन जो है ये नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन। इसमें थोड़ा जानते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन जो है मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन सेरोटोनिन यानी जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन से बना होता है। जो सेरोटोनिन है वो ट्रिप्टोफैन से बना होता है जो एक एंजाइमी अभिक्रिया का एक कैस्केड के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, कैस्केड के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन शाम के अंधेरे के साथ बढ़ता है। शाम के अंधेरे के साथ क्या करता है, बढ़ता है और स्वस्थ नींद को बढ़ावा देता है। क्या बोलता है, स्वस्थ नींद को बढ़ावा देता है और हमारे सर्केडियन लय को उन्मुख करने में मदद करता है। क्या करता है, सर्केडियन लय को उन्मुख करने में हमारी यह मदद करता है। अगला बात करें, अगला जो है यह फिजिक्स से प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। जो श्वेत जो प्रकाश है का उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या कहलाता है बताइए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वर्ण विक्षेपण जो है ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। कौन, विभक्त होना, यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। भौतिकी में अपवर्तन एक तरंग का पुनर्निर्देशन है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी बात करें, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की से हुई सतह पर पहुंचती है और वह प्रकाश की किरण वापस आती है तो इसे प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। जैसे कि चिकनी सतह पहुंची और फिर वापस आ गई तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। अब प्रकीर्णन, अब हम बात करें प्रकीर्णन, तो भौतिकी में यह एक कण के दूसरे कण से टकराने, एक कण का दूसरे कण से टकराने के कारण गति की दिशा में परिवर्तन प्रकीर्णन है। क्या है, गति की दिशा में परिवर्तन क्या है, प्रकीर्णन है। और वो अब जो ऊपर क्या हम लोग पढ़े थे, प्रकाश का जो ऊपर पढ़ रहे थे, जो चिकनी पॉलिश से होते हुए पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रकाश अपवर्तन का जो होता है ये उसको बोलते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप जान रहे होंगे कि इसका जो रंग है वो सफेद है। इसका तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जो है सफेद होता है। इसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, नील जामुनी और वायलेट भी सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल होती है। जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनते हैं। रंग पैटर्न को याद रखने के लिए एक शब्द को आप याद रख सकते हैं,
विबज्योर, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो आपको रंग पैटर्न याद रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सा है? विबज्योर, जो शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? जो पानी में जो लोग तैरता है ना, उसमें कौन सा बल मदद करता है, बताइए। इसमें जो मदद करता है, उत्प्लावन बल इसमें तैरने में मदद करता है। इसके बारे में जानते हैं। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर उसके ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? कि उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है। अगला सवाल है, दो बिंदु आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? जो दो बिंदु आवेशकों जो है के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जो कूलम्ब का नियम है ना, कूलम्ब का नियम, ये दो आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर लगता नियम लागू होता है। इसका थोड़ा बारे में जानते हैं कि कूलम्ब के नियम के अनुसार, अगर हम कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके अवशेषों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? अवशेषों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी को वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? कूलम्ब के नियम अनुसार बोलता है कि जब दो आवेशित पिंडों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के उनके जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बिंदु आवेश माने जाते हैं। और दो आवेशों को मिलने से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो आवेशों के मिलने वाली रेखा के साथ यह कार्य करती है। कैपिलरी फीड फाउंटेन, कैपिलरी फीड जो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बताइए आप लोग। कैपिलरी फीड जो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे एल.ई. जो वाटरमैन है उसके द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगर किन्हीं भाई को यह पीडीएफ चाहिए तो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एल.ई. वाटरमैन ने कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? फाउंटेन पेन का। अल्फ्रेड नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार जो है वो डायनामाइट था। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जो सबसे प्रसिद्ध आविष्कार कौन सा है? तो डायनामाइट का। और वाटरमैन का जो है फीड फाउंटेन पेन है। इसी तरह आप बात करें, इयान डोनाल्ड एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस विकसित किया था। किसने? अल्ट्रासाउंड जो डायग्नोसिस विकसित किया था, किसने किया था? इयान डोनाल्ड जो थे, इन्होंने विकसित किया था। डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया। देखिए सब एक दूसरे, इसमें हम एक चीज पढ़े क्या, एली वाटरमैन किसका आविष्कार किए थे? तो फीड फाउंटेन पेन का। इसी तरह अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किए थे? डायनामाइट का। इयान डोनाल्ड एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या किया? अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस विकसित किया था। इस तरह डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता? कौन सा सेल इनमें से है जो घड़ियों में उपयोग नहीं किया जाता है? इस सिल्वर ऑक्साइड तो किया जाता है, मरकरी सेल भी किया जाता है, जो है मरकरी सिंह भी किया जाता है, जिंक एयर सेल भी है, इसका भी उपयोग किया जाता है। लेकिन लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? चलिए जानते हैं कि घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गेस्टन प्लांट ने किया। इसका जो आविष्कार किसने किया? रिचार्जेबल बैटरी का आविष्कार किसने किया था? गेस्टन प्लांट ने किया था। अब यह तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। आगे बात करते हैं कि जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है।
क्या जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको कौन सा जुड़ा हुआ है? सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो जुड़वा विरोधाभास से यह जुड़ा हुआ है। जानते हैं इसके बारे में कि जुड़वा विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसमें समान जुड़वा शामिल है। क्या है? समान जुड़वा शामिल, जिनमें एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो यह पता लगाने के लिए कि लौटता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। क्या करता है? बोलता है कि इसमें समान जुड़वा शामिल है, जिनमें एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। आगे बात करें 18 नंबर जो सवाल है आपका कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो हम बात करें ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कैसे? देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है। किस रूप से बनता है? प्राकृतिक रूप से यह बनता है। ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसमें कितने परमाणु? 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनाता है और ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 19वां नंबर अगर सवाल हम देखें कि धातुओं को वह गुण जिसके कारण खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है, तन्यता धातुओं का वह गुण है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। देखिए, तन्यता अगर हम बात करें, तन्यता बल एक प्रकार की बाहरी भौतिक शक्तियों को संदर्भित करती है जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने की दिशा में लागू होती है। क्या बोलती है? कि भौतिक शक्ति को संदर्भित करती है जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने की दिशा में लागू होती है। किसी पदार्थ को दबाने पर, जैसे कि संपीडक बल प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनता कहलाता है। इसमें क्या बोलता है कि किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण को आघात वर्धनता कहलाता है। चालकता को विद्युत चालन माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो चालकता है ना, वो विद्युत चालन के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और किसी सामग्री की धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को दर्शाता है। परिष्करण उच्च शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है। क्या है? परिष्करण जो है, परिष्करण अगर हम बात करें, ये जो बोल रहा है परिष्करण क्या करता है? उच्च शुद्धता वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल है कि सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? बताइए कि सबसे दुर्लभ तत्व जो है कौन सा है? एस्टेटिन जो है, एस्टेटिन यह सबसे दुर्लभ तत्व है। कैसे भाई साहब? देखते हैं। एस्टेटिन पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे दुर्लभ तत्व है जो केवल विभिन्न भारित तत्वों के क्षय उत्पाद के रूप में होता है। एस्टेटिन जो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे महत्वपूर्ण दुर्लभ तत्व है जो केवल विभिन्न भारित तत्वों के क्षय उत्पाद के रूप में होता है। एस्टेटिन के सभी समस्थानिक अल्पकालिक होते हैं। एस्टेटिन के जो सभी समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोबार्स अल्पकालिक होते हैं। आगे सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्न में से कौन सा तत्व जो है उपधातु है? तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें हो जाएगा सही आंसर? इसका जो सही आंसर होने वाला है सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो है यह एक तत्व का उपधातु है। क्या है? तत्व उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। कैसे? जानिए। सिलिकॉन उपधातुओं में धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं। जैसे कि उपधातु अगर हम बात करें तो उसमें दोनों गुण होते हैं, धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं, जिसमें से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम
पोलोनियम और एस्टेटिन जो है इसमें जितना आप देख रहे हैं ना सब उप धातु है। आगे हम बात करें, इसमें पूछा है कि विंडो क्लीनर जो होता है, विंडो क्लीनर निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक उसमें क्षार पाया जाता है विंडो क्लीनर में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है। ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH2OH विंडो क्लीनर में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब्ज और एसिड अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड जो है वो किस चीज के लिए है? कब्ज और एसिड अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? साबुन, रेयान, कागज विस्फोट करने वाले उत्पाद, रंग और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, रेयान, कागज विस्फोट करने के उत्पादों, रंग और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है, का उपयोग एसिड के कारण होने वाले जलन और घावों के उपचार के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे जो बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसका उपयोग एसिड के कारण होने वाले जलन और घावों के उपचार के लिए एंटीसिड के रूप में किया जाता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ये अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को। इस चीज को थोड़ा जानते हैं कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक आयनिक यौगिक और संभवतः पानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है। एक संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, अभी आप संयोजन बात करें, हम क्या बोल रहे थे? उदासीनीकरण किसका किसका? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। इसी तरह एक संयोजन अभिक्रिया है, एक किस तरह का है? संयोजन अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब बात करें विस्थापन अभिक्रिया, एक करके नोट कीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और उदासीनीकरण क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु में दूसरे अणु में विस्थापित होता है। मतलब इसमें बोलता है कि परमाणु और परमाणुओं का एक समूह जो होता है एक अणु में दूसरे अणु द्वारा विस्थापित होता है। एक अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। आगे बात करें कि एक सवाल है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? बताइए कि इनमें से किसका है जिसका पीएच सबसे अधिक होता है तरल पदार्थ। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना वो 10.5 होता है, जो कि उच्चतम है, जो कि उच्चतम, क्योंकि प्रकृति के से क्षारीय है, क्योंकि यह प्रकृति से क्या है? ये क्षारीय है। मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? मानव का अगर पूछे तो मानव का 7.4 होता है। उसी तरह नींबू के रस का जो पीएच मान होता है 2 से 3 होता है, और संतरे का रस का पीएच मान 3.3 से 4.2 होता है। मानव का 7.4, नींबू का जो है 2 से 3 और संतरे का पीएच मान जो होता है 3.3 से 4.2 होता है। तो बताइए अगला जो प्रश्न है कि उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो आपको डी देख रहा है अवसादन, उसको सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं, जो कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है।
तो क्या किया जाता है, अवसादन जो वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण, अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण कण एक तरल से अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं, तरल से अलग हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन एक अलग, आप सुनिए सिर्फ अलग अलग परिभाषा दिया हुआ है। अवसादन क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक तरल से अलग हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। या किसी विलयन गलित धातु से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसमें क्या बोलता है, इसमें अलग परिभाषा है कि किसी विलयन का गलित धातु में से प्रकृति में या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब आता है आसवन क्या होता है। आसवन जानिए कि आसवन एक तरल मिश्रण घटकों या पदार्थों का चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया। और आसवन जो है डिस्टिलेशन जो बोलते हैं, एक तरल मिश्रण से घटक या पदार्थों को चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया ही आसवन कहलाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो नियोन है। किसका, आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व नियोन है। जानते हैं थोड़ा बारे में। नियोन आवर्त सारणी के ग्रुप 8A जो है उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस है। क्या कौन सा गैस है, उत्कृष्ट गैसे बोलते हैं या अक्रिय गैसे बोलते हैं। हीलियम हो, अक्रिय गैसे कौन कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये तत्व वस्तुतः अन्य तत्वों या यौगिकों के प्रति अक्रियशील होते हैं। क्या होते हैं जो आप सुन रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तत्व वस्तुतः क्या होते हैं, ये यौगिकों के प्रति अक्रियाशील होते हैं। अगला नंबर सवाल है कि एक समूह 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक समूह के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे बाहरी कोष में होता है वो 6 होता है। जो क्या बोलता है, समूह 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6। कैसे, समूह 16 के तत्व सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 के तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम जो है। देमेत्री जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त जो 7 है, आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। एक समूह 18 समूह जो आवर्त सारणी की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। ठीक है, आगे बात करें। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें सबसे कम गलनांक होता है, बताइए सबसे कम गलनांक जो होता है वो किसमें होता है। जो बात कर रहा है कौन होता है, इसमें टीन का जो है सबसे कम गलनांक होता है। इसमें जो बात कर रहा है ऑप्शन में सबसे कम गलनांक जो होता है टीन का होता है। जिंक भी धातु का कुचालक है। जिंक जो है धातु का कुचालक है। एक धातु के लिए जिंक का गलनांक जो है अपेक्षाकृत कम है। जिंक का अपेक्षाकृत कम है, यानी 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, यानी टीन में 225 डिग्री जो सेल्सियस गलनांक होता है। यानी कि जिंक इसका जो है क्या होता है, लेकिन टीन की तुलना में जो है जिंक का गलनांक अधिक होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम गलनांक जो पूछा है वहां सबसे अधिक पूछा था। चलिए आगे बात करते हैं। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो तरल अपशिष्ट जल के ऊपर
तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं क्या कहलाएंगे? यह कहलाते हैं आपका क्या? यह कहलाते हैं आपांक। आपंक जो है यह ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपंक कहलाते हैं। चलिए किस तरह कहलाते हैं जानिए। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ आपंक कहलाते हैं। यूरिया जैसे कि कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस, तेल जैसे ठोस पदार्थ आपंक कहलाते हैं। यूरिया जिसे क्या है? यूरिया जिसे कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। यूरिया जिसे कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। एक प्राकृतिक रूप से में पाया जाने वाला अणु जो प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है। चयापचय द्वारा निर्मित होते हैं। जो क्या प्राकृतिक से पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो चयापचय द्वारा निर्मित होता है। और स्तनधारी जो मूत्र में, स्तनधारी मूत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या ये जो बोल रहा है प्रोटीन अपने निर्मित होता है और स्तनधारी जिसका मूत्र में क्या होता है? मात्रा में पाया जाता है। खाद मिट्टी को उर्वरित करने और सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का मिश्रण है। क्या है? जो खाद उर्वरित को सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली यह एक सामग्री का मिश्रण है। अब क्या करें? पीठ। पीठ क्या है? पीठ आंशिक रूप से जुड़ी हुई वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों का संचयन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा के घटक नहीं है? आज का जो लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है उसका आंसर कैल्शियम होगा, जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं पूछा है। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। कैल्शियम जो है बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कौन कौन सा? कैल्शियम जो है बेकिंग सोडा का घटक तो नहीं है, लेकिन इसमें बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए आज का प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर यह किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।